सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में जीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में डेमोक्रेट्स को शिकस्त देकर वाजे कर दिया कि अब अमेरिका में रिपब्लिकन्स का सिक्का चलने जा रहा है। इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अपने मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कैमला हैरिस को हैरत अंगेज मार्जिन से शिकस्त देकर अमेरिका के 47वें सदर बनने जा रहे हैं। उन्हें अब सेनेट में भी अक्सरियत हासिल हो गई है। अब यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो कच्ची पक्की सियासी वाबस्तगियों में तकसीम स्विंग स्टेट्स में रिपब्लिकन्स के जो रहनुमा थे, उन्होंने डेमोक्रेट्स के रहनुमाओं को शिकस्त दी और कामयाबी अपने करीब की। डोनाल्ड ट्रंप हतमी सरकारी नताइज के ऐलान से पहले ही विक्ट्री स्पीच भी कर चुके थे। इस खदशे का इजहार भी कर रही थी कैमला हैरिस, लेकिन बहरहाल उन्होंने जब देखा कि नताइज बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप के हक में है तो उसके बाद में उन्होंने भी खामोशी इख्तियार रखी। दूसरी बार सदर बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने इंतखाबी हेडक्वार्टर में खिताब किया और अपनी पॉलिसी तरजीहात का इजहार भी किया। कहा कि वो अमरीकी सरहदों को सील करेंगे, अमरीका को महफूज बनाएंगे। ट्रंप ने यह भी पैगाम दिया कि वो कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे और ये सब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कहते रहे, बल्कि जंगों का खात्मा करेंगे। वो ये भी कहते थे कि अगर वो होते तो ये जंगें शुरू ही नहीं होती। अब देखना है कि व्हाइट हाउस में हल्फ लेने के बाद उनकी जो तरजीह है वो यूक्रेन रशिया की वॉर को रुकवाना होगा या उस जंग को वो ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके खात्मे के लिए वो इसराइल को बाज रखेंगे। देखना होगा कि दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स की हैसियत से दुनिया के अमन और आलमी मईशत में वो क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं। इंसानी हुकूक और माहौलियात के बिगाड़ पर क्या लाहेवल अपनाते हैं। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इंतखाबी नताइज में भी रिपब्लिकन्स के जो रहनुमा हैं उनकी फातिहाना चिंगाड़ के बाद उनके मुमकिन इक़दाम अब क्या होंगे, इसके दुनिया पर क्या असरात मुरस्सब हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात का जो जाविया है वो किस रुख पर जाता है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे रिपब्लिक मंसूर कुरैशी साहब से, और माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मंसूर साहब आपकी तरफ आऊँगा। बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपकी पार्टी इलेक्शन जीत गई, ट्रंप इलेक्ट हो गए हैं। आप लोगों को इसकी तवक्को थी या फिर ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है? पहला तो ये। दूसरा ये कि विक्ट्री स्पीच ट्रंप ने कर दी, पहले ही बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, इस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या वजह थी? देखें, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले तो आप सारे टीवी चैनल्स का शुक्रिया जो हमारा मौक़िफ़ जो है पूरे पाकिस्तानियों तक, बल्कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों तक पहुंचाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो जीत जो थी, इस जीत में जो सबसे बड़ा रोल था वो ना सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन या वाइट अमेरिकन का था, बल्कि मुसलमानों का भी सबसे बड़ा रोल था। आपने देखा कि विक्ट्री स्पीच में ट्रंप साहब ने स्पेशली मुसलमानों का और अरब जो मुस्लिम्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इस इलेक्शन को हिस्टोरिक इलेक्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ था और सारा इलेक्शन जो था वो अपना स्विंग स्टेट्स के दरमियान था। जो ये 6-7 स्विंग स्टेट थी उसमें बहुत ज़्यादा नेक टू नेक कंपटीशन था, लेकिन क्योंकि जेनजी जो थे, जो यंग वोटर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो लटीनोस थे, जो मुसलमान थे, जो स्पैनिक कम्युनिटी के लोग थे, जो भी वहाँ पे ऐसे लोग थे जो बाशऊर थे, अक्लमंद थे, मेरिट पे वोट दे रहे थे, इकोनॉमी पे वोट दे रहे थे, इन्फ्लेशन पे वोट दे रहे थे, एजुकेशनल सिस्टम जो ख़राब कर दिया उस पे वोट दे रहे थे, वो सब बाहर निकले और उन सब ने ट्रंप साहब को वोट देके 47 जो है प्रेसिडेंट बनाया। ये एक रेड वेव थी जो ब्लू वॉल को गिरा भी गई, ब्लू वॉल को बहा भी गई, और ये अमेरिकन ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि भाई जो भी इलेक्शन होगा या जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा और जो ये इलेक्शन हुआ है ये मेरिट पे हुआ है और ये डराने धमकाने वाला इलेक्शन नहीं था। और वैसे भी आपने देखा कमला हैरिस जो थी वो एक सिलेक्टेड नहीं थी, वो कोई डेलीगेट्स ने उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो एक इलेक्टेड थी क्योंकि इनका जो प्रेसिडेंट था वो इनकेपेबल था और वो प्रेसिडेंसी सही तरीके से नहीं चला रहा था, तो डेमोक्रेट्स ने उनको डायरेक्ट जो है
इलेक्ट किया था, वो आवाम की नुमाइंदा नहीं थी, और ये बात लोगों को भी पता थी। और इसलिए आप देखें ना, डराने धमकाने वाली जो सियासत थी, जो ट्रम्प साहब से ये डरा रहे थे। कमला हैरिस से अगर आप पूछते कि भाई इकोनॉमी का बताएं, इन्फ्लेशन को कैसे सही करेंगी, तो वो कह रही थी कि ये ट्रम्प साहब जो हैं वो मुल्क के लिए खराब होंगे। तो जो सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, डराने धमकाने वाली जो भी सियासत थी, वो सारी रिपब्लिकन्स ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों लेकिन ने, ये लैटन इल्जामात तो डोनाल्ड ट्रंप पर लगते रहे मंसूर साहब के ट्रंप डरा धमका कर वोट हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल वो जीत गए, लेकिन ये इल्जामात तो उन पर लग रहे थे, रिपब्लिकन्स पर लग रहे थे। देखिए, अगर रिपब्लिकन्स पे लग रहे थे तो फिर उनको हारना चाहिए था ना, वो जीत क्यों गए? क्योंकि ये जो मैं पहले भी, कल भी आपके बोल टीवी में मैं यही जी बता जी। रहा था कि ये जो था इश्यू बेस्ड इलेक्शन था, ये इश्यूज पे हो रहा था, ये डराने धमकाने पे नहीं हो रहा था। आप देखें, ट्रम्प साहब ने अगर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि मैं फौरी तौर पर जंगबंदी करूंगा, तो कोई रीजन है जो कह रहे हैं, राइट? बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि हर वोट जो था कीमती वोट था, वो चाहे अफ्रीकन अमेरिकन का हो, चाहे लैटन्स का हो, चाहे मुसलमानों का हो। तो डराया या धमकाया, जिस वक्त वो आए थे उस वक्त वो नए नए थे। अब वो एक बेहतरीन पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी 4 साल प्रेसिडेंसी का एक्सपीरियंस है। अब उनको प्रेसिडेंट बनना भी नहीं है, तो ना उनको किसी से डर लगेगा, ना वो किसी के दबाव में आएंगे। वो अपनी मर्जी से, जैसा कि उन्होंने कल विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो मैंने प्रॉमिसेस किए थे उन प्रॉमिसेस को पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट के वो दबाव में भी नहीं आएंगे ये जो और आप अपनी भी बार मर्जी। बार बात कर रहे हैं कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो जो डीप स्टेट के खात्मे की बातें करते थे, तो ऐसा मुमकिन होता अब हम देखेंगे अमेरिका में? बिल्कुल, अगर वो ऐसी कोई बात कर रहे थे तो उस प्रॉमिसेस को ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कल कहा कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। वो डेमोक्रेट्स के या रिपब्लिकन के या मुसलमानों के या लैटिन अमेरिकन्स के प्रेसिडेंट नहीं है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और अमेरिका में एक होप जो है, एक जो उम्मीद है, वो शुरू उसकी सुबह का आगाज़ हो चुका है। और आप देखेंगे कि यही अमेरिका, जो अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने नारा लगाया था और अमेरिका को ग्रेटर बनाने का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब हम लोग जो भी हैं, मिडल घराने के भी जो लोग हैं, जो परेशान थे, जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से परेशान थे, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, एजुकेशनल सिस्टम, मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यू, इन सारों को वो फुलफिल करेंगे। और मुझे यही लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, जो कातलाना हमलों से 2 दफ़ा वो बचे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कोई ऐसी राज थी जो अल्लाह ताला उनसे काम कराना चाह रहे थे। और मुझे यही लगता है ठीक कि है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट प्रेसिडेंट साबित होंगे और दुनिया भर में अमन व अमान होगा। मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं, ट्रंप जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्होंने कमाल करके दिखाया, या फिर सिंपैथी का वोट गेन करने में कामयाब हो गए वो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वजह है डोनाल्ड ट्रंप साहब के इंतखाब की, उसकी 4-5 बड़ी वजूहात हैं। पहली बात ये कि रिपब्लिकन जो पार्टी है, अगर आप 50 साल से देखें तो अमूमी तौर पे वो अपनी जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत करीब रहती है और हार्ड पावर के ऊपर बहुत ट्रेडिशनली रिलाय करती रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनकी शख्सियत भी एक टिपिकल रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जिस तरह निक्सन साहब थे, रीगन साहब थे, बुश साहब थे, उनकी तरह नहीं है। ये एक बिजनेसमैन थे और इन्होंने अमेरिका की जो हार्ड पावर है या जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, इसके खिलाफ एक मौक़िफ़ लिया। और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जो पिछले 20 साल से वॉर ऑन टेरर के तहत अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक ओवर रीच थी और वॉर फटीग थी, उसको भी अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बनाया। और चूंकि जो कंजर्वेटिव कदामत परस्त ईसाई सफ़ेद फाम इनका वोटर है, वो अमेरिका की जो बहुत ज़्यादा जंगें हैं उससे किसी हद तक थक चुका था, और तो उनके सेंटिमेंट को भी इन्होंने कैप्चर किया है। तीसरी बात ये है कि जो इमिग्रेशन है वो एक बहुत बड़े इशू के तौर पे इस दफ़ा इसलिए सामने आया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपने देखा कि कोई कोविड को भी बहुत अच्छी तरह मैनेज नहीं किया गया और इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह मैनेज नहीं किया गया। लेकिन इमिग्रेशन जो है उसके साथ जो बयानियाँ इन्होंने इकोनॉमी के साथ मरबूत किया, वो में इनकी सियासी महारत का सबूत है कि जनाब जो बाहर से लोग आते हैं वो अमरीकी रवायात, ख्यालात
और मईशत के ऊपर के लिए एक खतरा हैं। और अमरीकी जो हैं उनको अपनी नज़रियात, रवायात, अंदाज़े ज़िंदगी और साथ ही साथ अपनी मईशत को बचाने के लिए पहले अमरीकियों को खुशहाली देनी चाहिए। इसी का आपको असर जो है डोनाल्ड ट्रंप के चीन के खिलाफ बयानिए में नज़र आता है और रूस की हिमायत में नज़र आता है कि जनाब चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका नुकसान जो है अमरीकी इंडस्ट्री को पहुंच रहा है और अमरीकी रोजगार को पहुंच रहा है और अमरीकी शहरी को पहुंच रहा है। तो हमें चाइना के खिलाफ टैरिफ्स बढ़ाने चाहिए ताकि अमरीकी इंडस्ट्री आगे आए, लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ हमें अपना तो आप क्या है समझते हैं और अपने मोहम्मद अली पैसे साहब, और जाने जो है इंटरनेशनल रूस के इकोनॉमिक्स खिलाफ जाया नहीं करनी चाहिए। जी ठीक, तो मोहम्मद अली साहब इंटरनेशनल आलमी मईशत और आलमी सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप रिपब्लिकन्स के जीतने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? देखिए मैं जो बात चले उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह अभी हमारे साथी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की रवायत पसंद जो सोच है और कदामत पसंद जो लोग हैं उनके नजरियात और मफादात के आईनादार हैं और उन्होंने इमिग्रेशन को, मईशत को, खारजा और दिफाई पॉलिसी जो थी बाइडेन की उसकी जो गलतियां भी थी और उसका अमेरिका की अवाम और मईशत के ऊपर जो मनफी असर था उसको अपने सियासी हिकमत अमली में बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। मैं चारों चीज़ों को कंक्लूड ब्रीफली कर देता हूँ कि देखें अमरीकी शहरी के हवाले से उन्होंने बयानिया ये बनाया कि उसकी सोच, उसका अंदाज़े ज़िंदगी जो है और उसका जो मेयारे ज़िंदगी है, रोज़गार है, उसको इमिग्रेशन से खतरा है, उसको चीन की बढ़ती हुई मार्केट एक्सेस से खतरा है। इसलिए मुझे इमिग्रेशन के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए और साथ ही साथ मुझे चीन के ऊपर माशी दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स जो कि अमरीकी फैक्ट्रियों में बन के अमरीका को रोजगार भी दें और अमरीका को खुशहाली भी दें, उनको हमें चीन के हवाले नहीं करना चाहिए। ये उनकी चीन की पॉलिसी के पीछे उनकी सोच है। और रूस के खिलाफ जंग में हमें सैकड़ों अरब अमरीकी डॉलर और मईशत को जाया नहीं करना चाहिए। जो यूक्रेन और रूस का मसला है वो एक यूरोपीय मसला है। यूरोपीय कौमों को, मगरबी यूरोप को चाहिए कि वो अपनी फौज या अपना असलहा या अपने माशी वसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल करें। अमरीकी शहरी को रूस के खिलाफ अपने माशी वसाइल, अपने दिफाई मसाइल और अपना खून बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये उनका दूसरा पहलू है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो मैं ये तवक्को करता हूं कि मुमकिन है कि भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में किसी हद तक तनाव आए और उसकी वजह मैं पाकिस्तान के मामलात पर सैयद मोहम्मद अली साहब आपसे बात करता हूं, थोड़ा आपको दोबारा इस पर एंगेज करेंगे। मंसूर साहब की तरफ आते हैं। मंसूर साहब, अब प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? कुछ चीज़ें तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में क्लियर कर दी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा या जो अमेरिका के दाखिली मामलात हैं, महंगाई हो गई, मईशत हो गई, बॉर्डर इशूज़ हो गए, इनको पहले वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? देखें, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं कि वो फौरी तौर पे वो एग्जीक्यूटिव पावर के ज़रिए चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो वो दोनों पे ही जो ट्रम्प साहब है उनका यही बयानिया है और उन्होंने अपनी कल विक्ट्री स्पीच में भी यही कहा कि वो सबसे पहले तो अमेरिका पे फौरी तौर पे तवज्जो देंगे, इमिग्रेशन के मामले को फौरी तौर पे हल करेंगे और यहाँ पर जो बॉर्डर एजेंट जिनकी कमी है, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं साउदर्न बॉर्डर पे और यहाँ पर आके अमेरिका में उनके लिए दूसरे लोगों के लिए बहुत परेशानियां करते हैं, उस पर फौरी तौर पे वर्कआउट करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इन्फ्लेशन, उस पर फौरी तौर पे तवज्जो देंगे, टैक्सेस में छूट देंगे। उसके अलावा जो प्राइसेस वगैरह जो हाई हैं, जो यहाँ पर ओबामा केयर है, जो हेल्थ केयर अफोर्डेबल है, उस पर फौरी तौर पे तवज्जो देंगे। फिर ईरान पे फुल इंटरनेशनल तरीके उस पर ईरान पर पूरा प्रेशर अपना डालेंगे और उन पे सैंक्शंस जो हैं वो लगाएंगे। उसके अलावा यूक्रेन की वार जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म करने के लिए जो है रशिया के प्रेसिडेंट को कहेंगे। ईरान अपना इसराइल और पैलेस्टीन की वार जो है उसको ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। फॉरेन पॉलिसी जैसे ये नाटो को या जो पैसे जो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर नाटो को देते हैं या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, जैसे कि इसराइल की वॉर के लिए जा रहे हैं या अपना यूक्रेन की वॉर के लिए जा रहे हैं, उस पर फौरी तौर पे वो पाबंदी लगाएंगे। ये सारे पैसे जो हैं उनका कहना है कि अमेरिकन पे
खर्च होना चाहिए ताकि अमेरिकन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों और अमेरिका एक अजीम कौम की तरह दोबारा उभरे, क्योंकि मायूसी लोगों में बहुत फैली हुई थी और इसी मायूसी के खिलाफ जो है उन्होंने जो है ट्रम्प साहब को वोट दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रम्प साहब जो है एक उम्मीद की किरण है और अब क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है पाक अमेरिका ताल्लुकात पर अब कुछ फर्क आएगा या बेनज़ीर जो डेमोक्रेट्स के साथ पॉलिसी चल रही है वही तसलसल बरकरार रहेगा? पार्टियों के या प्रेसिडेंट के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं ही, फर्क तो पड़ता है बिल्कुल, बट मैं समझता हूं कि पूरी तारीख में अगर देखा जाए तो हर अमेरिकी सदर की तब्दीली से उसकी पॉलिसी पे फर्क पड़ा है, पड़ता रहा है और पड़ता रहेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसमें ये समझने की जरूरत है कि ट्रम्प साहब बुनियादी तौर पे एक बिजनेसमैन है। तो पाकिस्तान की जो अमूमी तौर पे रवायत रही है कि वो दिफाई और सिक्योरिटी के मामलात में कॉपरेशन की कोशिश करते हैं, वो एक अहम मौजू है। और काउंटर टेररिज्म में मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के हवाले से जो तशवीश है उनका ताउन बढ़ सकता है, लेकिन असल पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ये है कि वो बिजनेस टू बिजनेस और कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक जो ताउन है उसके ऊपर फोकस करे और कोशिश करे कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के साथ इन्वेस्टमेंट लाने की, उनके साथ मिल के प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की कोशिश करे ताकि पाकिस्तान में अमेरिकी की इन्वेस्टमेंट भी आए, हमारे हवाले से तशवीश में भी कमी आए, हमारे मईशत के मसाइल भी कम हो और हमारे जो लोगों को रोजगार भी मिले। इकोनॉमी शुड बी द फोकस और म्यूचुअल कोऑपरेशन इन फ्यूचर। दूसरी बात ये कि अलबत्ता चीन और भारत के बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से, जिस तरह मैंने पहले कहा, एक मुमकिन है महदूद विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए इसलिए पैदा हो कि अभी यूं लग रहा है कि नई दिल्ली में ये तशवीश पैदा हो रही है कि अमेरिका चीन के खिलाफ उनको ज्यादा अग्रेसिव एटीट्यूड उनसे डिमांड कर रहा है, जितना कि भारत खुद नहीं चाहता। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और चीन की 138 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है और अमेरिका के मुकम्मल दिफाई ताउन, न्यूक्लियर डील, इन तमाम चीजों के बावजूद भारत जो है वो चीन के साथ ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहता। हाल ही में मोदी साहब की पुतिन से और चीनी सदर से मुलाकात भी हुई है जिसमें वो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यूं लगता है कि अमेरिका में थोड़ी सी ये सोच में इजाफा हो रहा है कि भारत जो है वो इतना ज्यादा अग्रेसिव चीन के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा जितना कि उनको तवक्को है और वो उसकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं, दफाई इमदाद भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी मेंबरशिप की भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद भारत पे दबाव बढ़ता है तो थोड़ा सा दोनों के दरमियान तनाव में इजाफा हो सकता है, जिसका पाकिस्तान को किसी हद तक फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब, मंसूर कुरैशी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अदालत में जारी जजों की वाज़ेह तकसीम और पार्लियामेंट में हुई पलक झपकती कानून साजियों की। एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। अब बात करते हैं अदालत में जारी जजों की जानिब से वाज़ेह तकसीम की और पार्लियामान में जो बिजली की सी तेज़ी के साथ की जाने वाली हालिया कानून साजी है। वकला, जजें, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी हमेशा से ही अदलिया में ज़ेर अल्तवा हज़ारों मुकदमात का जिक्र किया करते थे कि जजेस की जानिब से कहा जाता रहा है कि अदलिया को सियासत में उलझाएंगे तो मुकदमात फैसलों से फासलों पर होते जाएंगे। सिविल सोसाइटी भी तनकीद करती रही है कि आलमी रैंकिंग में हमारी अदलिया का मुकाम बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो अब इस तमाम तर इशूज़ को एड्रेस करते हुए जज साहिबान की तादाद को 17 से बढ़ाकर हुकूमत ने 34 कर दिया है। आईनी बेंच कायम हो गई थी तो भी तनकीद करने वालों की तनकीद अब ख़त्म नहीं हो रही है। वकला ने खासकर इन इक़दामात के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कोई तहरीक के आसार दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मुतहरिक हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वकला को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और एक वकला की तहरीक शुरू करें। वकला पर दबाव डालकर पार्लियामान को इस काम से रोकने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि वकला की कोई बड़ी तहरीक चले और जो पार्लियामान ने कानून साजी की है
उस कानून साजी को वापस करवाया जाए। इस तमाम तर मामला लेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब और हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून है। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब, आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा। आईनी बेंच बन गया, 34 जजेज आ रहे हैं, अदलिया की रैंकिंग बेहतर होने जा रही है। अब तो यकीनी तौर पर आप खुश होंगे या वकला रहनुमाओं को खुश होना चाहिए। 34 जजेस हो गए हैं, उसके बावजूद भी वकीलों की जानिब से तहरीक के ऐलानात सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तो ये मुतालबा कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं रहा कि जी जजेस की तादाद जो है वो 34 कर दें। आज अगर 3001 मिलियन इसका खर्चा है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 6002 मिलियन खर्चा हो जाएगा, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ होगा वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी बात, हमने तो ये मुतालबा किया था कि जो अगर आप समझते हैं कि लोगों को रिलीफ देना है तो आप नीचे मतहत अदलिया जहाँ पे 30 लाख केसेस पेंडिंग पड़े वहां पे आप रिफॉर्म्स लाएं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाएं, आप हाई कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाएं, और वहां पे जो जजेस की लेकिन बहरहाल एक बात तो है ना रियासत साहब, हजारों मुकदमात पेंडिंग हैं। अगर जजेस की तादाद बढ़ जाएगी, हुकूमत जजेस की तादाद को बढ़ा रही है, वो केसेस को सॉल्व करना चाहती है। आईनी बेंच भी बनाया, उसने कहा कि अदलिया इंगेज रहती है ये पार्लियामेंट के केसेस को लेकर, तो फिर आम साइल को वक्त नहीं दिया जाता, उसके केसेस सॉल्व नहीं होता। ये एक अच्छा शुगुनी कहा जा सकता है। इसमें तनकीदी उनसर कहाँ से आ गया? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 187 केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। अब आपने एक बेंच बनाया जिसकी वजह से जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएंगे नीचे आर्टिकल 199 के तहत, जिसके अंदर भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा भी इशू होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट से केसेस सारे लेके एक बेंच में सारे डंप हो जाएंगे, जो कि आप देखना 2 महीने के अंदर 25 से 30 हजार केसेस वहां चले जाएंगे। तो जो लोगों को रिलीफ मिलना था वो भी खत्म हो जाएगा, जो आज उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। ये जजेस की तादाद बढ़ाना बदनीति पे मबनी है हुकूमत के लिए। वो क्यों? इसलिए कि उनके बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको वो बैलेंस करने के लिए, चूंकि 12 जुलाई की जजमेंट को अगर देखेंगे तो वहां पे मेजॉरिटी व्यू हुकूमत के खिलाफ है, और उनको ये अंदेशा था कि बाकी केसेस भी चूंकि आइन और कानून के मुताबिक हमारे खिलाफ है। रियासत साहब, ये तो हुकूमत का कानूनी तौर पर पूरा हक है कि वो पार्लियामान के हाथ को मजबूत करे। के अंदर अपनी तादाद बैलेंस नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम बैलेंस कर ले, इसलिए ये लेजिस्लेशन की गई। आपने देखा नहीं है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 1 साल नहीं चला, आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, फिर आपको तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना, जो सिचुएशन बदलती है। आपने मंसूर अली शाह को रोकने के लिए आपने कानून साजी की, उसके बाद जस्टिस मुनीब जो भी कानून साजी हुई, रियासत साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, जो भी कानून साजी हुई वो कानूनी तरीके से हुई। जो अपोजिशन पार्टी नाराज थी उनको मनाकर की गई। हुकूमत का पूरा हक है कि वो कानून साजी अगर पार्लियामेंट से कर रही है तो ये तो हुकूमत का हक है ना सर, उस पर आप तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन उसको गलत कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल उनका हक है, बिल्कुल वो कानून साजी कर सकती है। 5 पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया है। सेनेट ना मुकम्मल है, एक सूबा मुकम्मल उसके खिलाफ था। बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन ने इस लेजिस्लेशन को अपोज किया। क्यों? क्या तरीके का क्यामत आ रही थी जो 25 के पहले आपने करनी थी, फिर उस तरमीम के बाद आप एक ऐसी तरमीम लेके आई जिसका किसी को शैबा तक नहीं था, और आपने सर वो जिस जमात के खिलाफ होने की, जिस सूबे के खिलाफ होने की बात कर रहे हैं, असेंबली के अंदर जब तरमीम पेश की गई तब तक वो उन्होंने उस मामले पर उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बताया कि वो मान चुके हैं और असेंबली के अंदर ही मौजूद थे। वो अलग बात है, जब जजेस की सिलेक्शन की बात हुई तो वहाँ से उन्होंने बाइकआउट किया था। हाफिज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप बताइए 34 जजेस के बनने के बाद में अदलिया की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर बेहतर होगी, और हुकूमत का पूरा हक है कानून साजी करने का, कानून के दायरे में रहते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के अंदर, और जब भी बात की जाती है 1947 से लेके आज तक तो 3 चीज़ों पर ही जोर दिया जाता है। एक जोर ये दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ जो है बढ़ानी चाहिए, वो चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आपके हाई कोर्ट्स हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। दूसरी इस तरह बात की जाती है कि जस्टिस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जितनी भी अलाइड एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, एंटी करप्शन है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो बेहतर होनी चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर प्रोसिक्यूशन बेहतर आए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आउटडेटेड लेजिस्लेशन जो है, जो अंग्रेज का एक कॉलोनियल सिस्टम है,
उसको चेंज करके जो मॉडर्न आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप अपने प्रोसीजर्स को बनाएं, ताकि सिस्टम जो है वो इंस्टेंटली डिलीवर करे। और जो आपकी रैंकिंग जो है वो दुनिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर सबसे लोएस्ट आई हुई है, यानी कि दुनिया में तो आपका 130 से ऊपर गए हुए हैं, लेकिन साउथ एशिया के अंदर हमसे कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो जुडिशल रैंकिंग के अंदर आए। तो इसको बेहतरी का एक ही तरीका जो है वो गिनवाते हैं, और उसमें से एक जो है वो आपका जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। अब ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 97 के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ जो थी वो 17 फिक्स की थी, और ये तकरीबन उन्होंने 25 साल के बाद किया था, जो आपके 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 176 के नीचे जो इख्तियार था। अब ये है कि और 25 साल के बाद अगर पार्लियामेंट ने 2024 के अंदर 17 से 34 कर ली है, 97 के अंदर आपकी पॉपुलेशन थी 131 मिलियन, और आधी से भी कम इससे पेंडेंसी थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 60,000 से ज्यादा है, और अब आपकी पॉपुलेशन हो गई है 250 मिलियन से भी ज्यादा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है वो इन अकॉर्डेंस विद आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक है, और हमेशा से पाकिस्तान बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार हम सभी कहते रहे हैं। अब दूसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज को आगे लेके चलने वाली बात है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम आई है वो पाकिस्तान के क्या फंडामेंटल्स जो है, या आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, या आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी उसके अंदर क्या है। दो ही पॉइंट्स के ऊपर इसको चैलेंज किया जाता है, एक प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के ऊपर, और दूसरा इसके चैलेंज किया जाता है कि जी एग्जीक्यूटिव को इख्तियार जजेस का नहीं देना चाहिए था। 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीफ जस्टिस की प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी नहीं था, और ना ही इख्तियार जुडिशरी का था, बल्कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था कि वो जजेस को अपॉइंट करे। और पहली दफा 96 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा था लेकिन अपनी तरफ ली गई, और 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में उसे एंडोर्स करवाई, और उसका रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट डिवाइडेड के अंदर है। और पहली दफा ये हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आपका चीफ जस्टिस आया है उसको पाकिस्तान के अंदर किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसे कहा है कि एक अच्छा आदमी है, लॉ के मुताबिक चलने वाला आदमी है, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी 26वीं आईनी तरमीम की कर ली, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कर ली। जिस पीटीआई का जिक्र किया जा रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उस प्रोसेस में भी थी। असेंबली के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस वाले मामले के अंदर भी अपनी नॉमिनेशन लेकिन हाफिज साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, एक बात तो है ना कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो एक तरफ हो गई थी, लेकिन जुडिशरी के अंदर हम खुद तकसीम देख रहे हैं। 2 सीनियर तरीन जजेस चिट्ठी लिखकर बाकायदा तौर पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। एक वो इसलिए नहीं है कि आगे आपकी जुडिशरी जो थी वो डिवाइड होती थी चीफ जस्टिस लेड बाय, वो चाहे आपकी डिवाइडेड होती थी इफ्तिखार चौधरी, चाहे आपकी लेड बाय होती थी साकिब निसार साहब, या लेड बाय गुलजार साहब, या लेड बाय आपकी जस्टिस बदयाल साहब, या जस्टिस आसिफ खोसा साहब, और या जस्टिस। ये पहली दफा है कि आपकी जुडिशरी जो है वो डिवाइडेड लेड बाय जो है वो आपके चीफ जस्टिस नहीं है, और वो चीफ जस्टिस जो है वो दोनों साइड्स। अब 2 जिनका आप नाम लेते हैं जजेस का, उनका बुनियादी तौर पे ये ग्रीवेंस 26वीं आईनी तरमीम का सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि जी हमें जज बनना चाहिए था चीफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के ऊपर, हमें नहीं बनाया गया, और इसको फुल कोर्ट के अंदर लेके जाया जाए। ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आया सर सामने। इनका आप कह रहे हैं सीनियर जजेस का अगर तहफुजात का इज़हार जरूर किया होगा ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। नहीं, ऑन द रिकॉर्ड आया है ना कि जब 31 अक्टूबर की मीटिंग का जिक्र कल के लेटर के अंदर आया है, और उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, तो किस लिए आएगी? 2 इशू आएंगे ना, या आपके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का इशू है, या आपके एलिवेशन ऑफ जजेस का या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का इशू है। तीसरा तो इसमें है ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का किसी को कोई इशू नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो जो था वो आपकी पीटीआई ने एक आइडिया दिया, और हालांकि ये आइडिया मिसफिट है इस सारे प्रोसेस के अंदर कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आपकी पार्टीज जो हैं, जो ऑपोजिशन की हैं, वो ये कहें कि जी हम सपोर्ट तब करेंगे अगर हमारी बात माने, तो गवर्नमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने के ऊपर कंसीड किया, पीपल्स पार्टी ने कंसीड किया। अब कंसीड करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है,
तो उसकी कॉम्पोजिशन का उन्हें पता नहीं था कि कौन सी कॉम्पोजिशन बनने जा रही है, उन्हें पता नहीं था कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, उन्हें पता इस तरह नहीं था कि जजेस जो है वो एलिवेट किस तरह होंगे, उन्हें पता नहीं था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, सारी चीजों का पता था। और अब ये है कि इस चीफ जस्टिस जो आए, आपने देखा होगा कि कल वाले लेटर में भी आया कि ठीक है, हाफिज साहब का पॉइंट है, आपका बिल्कुल पॉइंट है। ऑपोजिशन के कुछ इश्यूज को लेकर भी आपसे बात करूंगा। रियासत साहब की तरफ वापस आते हैं। रियासत साहब, कभी ये कहा जाता था कि बेंच और बार के दरमियान भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, इनके फासलों को कम होना चाहिए निज़ाम इंसाफ के लिए, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर जजेस में ही वाज़ेह तकसीम बिल्कुल नजर आ रही है। कितनी नुकसानदेह है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदलिया के अंदर भी तकसीम नहीं होनी चाहिए, बार और बेंच के दरमियान भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दो बातों को मैं रिप्लाई करना चाहूंगा अपने भाई की, कि देखिए 31 अक्टूबर को जब ये फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसके अंदर ये तय हो गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत के जी ये जो है फुल कोर्ट बुलाई जाएगी, ये तय हो गया उस कमेटी के अंदर। कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। नहीं, मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मीटिंग की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जब ये तय हो गया कि जो 26वीं तरमीम, वो आजाद साहब बुला ही नहीं सकते थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किसी कॉम्प्लीमेंट को नहीं चल सकती। मैं भी अर्ज कर लूं या मैं बंद कर देता हूँ? जी रियासत साहब आप कंटिन्यू कीजिए। उसमें तय हुआ कि जी फुल कोर्ट होगी। अब इन्होंने फिर लेजिस्लेशन जो की है, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस ये लेके आए, उसके अंदर इन्होंने फिर से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका करके तो अमीनुद्दीन को उस कमेटी में शामिल कर लिया। ये मेला फाइडी है। अब देखिए 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी, जब तरमीम चैलेंज होगी तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको सुन सकता है? नहीं सुन सकता। वो खुद इसके बेनिफिशियरी है। खुद उसने अमीनुद्दीन एक नई रवायत कायम की, जुडिशल कमीशन में अपनी जात के लिए वोट कास्ट किया है, और उस तरमीम का 26वीं की वो क्रिएशन है, वो उस अमेंडमेंट को कैसे सुन सकता है? अगर इसको डिसाइड होना है तो अल्टीमेटली फुल कोर्ट ही डिसाइड करेगी। कलेक्टिव विजडम जो सुप्रीम कोर्ट का है वो डिसाइड करेगा। ये बैठ के अमीनुद्दीन साहब करेंगे जिसके वो बेंच बने जस्टिस साहब। लेकिन रियासत साहब, वजीर कानून बिल्कुल वाजे कर चुके हैं कि 26वीं तरमीम पर आने वाली दरखास्तें भी आईनी अदालत में ही जाएंगी, फुल कोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखें ये आप देखें ना, ये एक अनोमली है ना, इस पे तो लॉ साइलेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी छोड़ दे, 26वीं तरमीम को भी छोड़ दे। अब जब वो क्रिएशन हुई उसी 26वीं तरमीम से इस बेंच की है, तो उसी तरमीम को वो सुन कैसे सकता है? नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज। तो अल्टीमेटली जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बैठेगी, तमाम जजेस उस पे अपना राय देंगे। हाफिज साहब, आपको लगता है जो तहरीक शुरू होने वाली है, जिसका इंडिया दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब, वो अलग अलग वकला तहरीक चलाएंगे या वकला एक जान होकर एक प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाने जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि वकला तहरीक जो थी वो 2007 के अंदर चली थी, उसके डायनामिक्स कुछ और थे। उस दौर के चीफ जस्टिस सड़कों पे थे और अंदर जनरल मुशर्रफ बैठे हुए थे, और एक रिजेंटमेंट थी। उस रिजेंटमेंट को के खिलाफ जो थी वो एक तहरीक चली और अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब रिस्टोर हो गए। अब 2024 के अंदर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है उसको सबका ट्रस्ट हासिल है, और वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, उसने अपनी मीटिंग के अंदर कोई ऐसा अंदिया नहीं दिया कि हमें 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पसंद नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि पार्लियामेंट का आर्टिकल 239 के नीचे इख्तियार है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने एमरजेंसी के तहत जो था वो इफ्तिखार चौधरी साहब को निकाला था। पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी 239 के नीचे है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल को अमेंड कर सकती है। जो आर्टिकल 239(5) है, उसके अंदर सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ ना हो। तीसरा ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी नहीं है, और वो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। और आज तक पाकिस्तान की जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं, 25 आ चुकी हैं अब तक, उनमें से एक भी अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड नहीं की। फिर उसके बाद ये है कि आपको जो कल 5 के लेटर के अंदर जो था वो 1-2 जजेस की रिफ्लेक्शन नजर आई है। उसके अंदर जिस मीटिंग का वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस प्रिजाइड करे, वो मीटिंग जो थी वो चीफ जस्टिस ने इसलिए प्रिजाइड नहीं की थी कि वो समझते थे कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन की 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ये मैंडेट नहीं है, लिहाजा उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई।
अगली उस चीज के अंदर यह है कि अभी आपके सामने रिसेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की मेजोरिटी ने जो है वो इस बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा गया था कि जी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दें। तो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके हक के अंदर अगर वोट मान लिया जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो दूसरी साइड का नहीं आया। फिर उस दौर के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी बशमूल PMLN और पीपल्स पार्टी वो इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे थी। आज कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो ये कहे कि जैसे याया अफरीदी साहब को हटाया जाए और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बाद में इफ्तिखार साहब के फैसलों को लेकर तहरीक मुतनाज़ हो गई थी, इस वजह से अब तहरीक चलने के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आप मुतफ़िक़ हैं इस बात से हाफिज़ साहब? बिल्कुल इस तरह ठीक है ना कि चूंकि उसको अगर आप देखें, आप लॉयर्स की जो कम्युनिटी के अंदर चले जाएं तो जनरली लॉयर से पूछें कि क्या 2007 की जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसका फ्रूट जो है वो पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को पहुंचा, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को पहुंचा, क्या पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इंस्टेंट जस्टिस किया, क्या उस तहरीक के आने के बाद जो यकदम 125 जज रखे गए थे उससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ी या कम हुई, या उसके अंदर पॉलिटिकल डिवीजन आई? तो सब आपको ये कहेंगे कि जो 2007 की मूवमेंट थी उसका आम आदमी तक कोई रिजल्ट्स नहीं पहुंचा था और उस वक्त पाकिस्तान के जवाब आया, आम आदमी तक उस तहरीक का कोई नतीजा नहीं पहुंचा था। हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, कानून साजी हुकूमत ने की, कानून के दायरे में रहते हुए इस अज़्म के साथ कि अदलिया की परफॉर्मेंस बेहतर हो, थोड़ा वक्त देना चाहिए। आने वाला वक्त साबित कर देगा कि ये फैसला दुरुस्त है या गलत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।